रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। हाँ बलदेव, मैंने उस लड़के के बारे में पूछताछ कर ली है। शरद माधव जुन्नारकर गरीब घर का लड़का है, सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। हाँ, वकालत पास है और सीए भी कर रहा है। काफी मेहनती है, लेकिन सुना है कि खरदिमाग और अकड़ू भी है। अरे अकड़ू और खरदिमाग तो लोग मुझे भी कहते हैं। तू ऐसा कर, इस वक्त जो उसे तनख्वाह मिल रही है उससे 1000-1500 रुपए ज्यादा देकर उसे स्मृति का असिस्टेंट बना दे। ओके? कितनी भी पगार दे दे, मैं गिरस्ती नहीं बसा सकता। जब मेरे से शादी करने की बात करती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं। अच्छा बाबा, कुछ भी करो, लेकिन गुस्सा होकर इंटरव्यू से पहले अपना मूड खराब मत करो। 4000 रुपए पगार देंगे, क्या मैं खाऊंगा और क्या तुझे खिलाऊं? और तुझे पता नहीं है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे भाई बहन और काका का पूरा परिवार। मैं पूछती हूँ, काका के परिवार की जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? उनके बेटे से बोलो पढ़ाई छोड़ के नौकरी करे। ए, तेरे साथ अभी मेरी शादी नहीं हुई और तू मेरी जिंदगी चलाने लगी। नेक सलाह देने को जिंदगी चलाना कहते हो तुम शरद? अपने पर क्यों मुसीबत मोल लेते हो? काका के परिवार की मदद करने का मतलब ये तो नहीं था कि मुफ्त इलाज करने वाले डॉक्टर को ये कह दो 5 साल की फीस मैं दूंगा। सरला, उस डॉक्टर के बच्चे की फीस तो मैं जरूर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पतलून, अपनी शर्ट, अपनी चड्डी, अपनी बनियान बेचनी पड़े। पतलून तो तुम्हारे नहीं बिक सकेगी। जरूर तेरा टपोरी मामा तेरे लिए कोई फॉरेन से परफ्यूम लाया होगा, इसीलिए तू अपने आप को बहुत टॉप क्लास समझने लगी। अरे नहीं बाबा, मैं तो इस मारे बोल रही थी तुम्हारी पतलून पीछे से फट गई है। एक ही अच्छी पैंट है और तू हंस रही है। मैं क्या पहन के जाऊंगा इंटरव्यू में? चलो मैं अभी सी देती हूँ। लो। पतलून भी मुझ जैसे गरीब की फंसती है, उस बलदेव राज जैसे अमीर की नहीं। डॉक्टर बलदेव राज अब तुम्हें विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपया देने को तैयार हैं जुगल। मैं हैरान हूं सर कि डॉक्टर साहब अपने ससुर की अमीरी का सहारा लेकर बार बार अपनी बेटी की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं और आप इस सब में उनका साथ दे रहे हैं सर। एनीवे, इजाजत चाहूंगा सर। खुदा हाफिज़। बैठो, मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। देखो जुगल, डॉक्टर बलदेव राज ने गुंडे के हाथों तुम्हारी पिटाई होते हुए देखी, और अब मेरे लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं उसे तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए राजी करा सकूं। सर, उस पिटाई की वजह न्यूयॉर्क में मेरे एक बिजनेस पार्टनर के पीछे डॉक्टर साहब ने एक जासूसी एजेंसी को लगा दिया सर। तुमने तो डॉक्टर से कुछ और ही कहा था। तुमने ऐसा जताया था जैसे वो पिटाई उसी ने करवाई है। मैंने ऐसा नहीं कहा था सर, उन्होंने ही गलत समझा सर। गलत तुम कह रहे हो, उन्होंने बिल्कुल सही समझा था और अब तुम झूठ बोल रहे हो। अगर इसी तरह से झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मेरे मन में क्या होता है बोलूं? पावर। एक बार साला पावर मिल जाए, सबको ठीक कर दूं, पक्का नेशन में साला डिसिप्लिन कर दूं। पर साला बगैर पैसे के पावर भी नहीं मिलता है। घूम फिर के तुम तो हर टॉपिक को पैसे पर लाके खत्म करते हो। अरे बाबा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो सामने वाले बिल्डिंग के लड़के हैं ना, वो मुझे तुम्हारा नाम लेकर छेड़ रहे थे, इसलिए माँ ने कहा कि जाकर शरद से शादी कर ले। छेड़ा वो लोग, शादी मैं करूं। कैसे करूं? पास में पैसा नहीं है। और तेरे को पता है वो लोग तेरे को क्यों छेड़ा? क्योंकि उनके पास पैसा है, बैंक में बैलेंस है। मेरी तरह पैसा इल्ले नहीं है।
मेरा लाइफ साला ट्रेजिक हो रहा है और तू जब देखो हंसती रहती हो। मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ बाबा। नहीं नहीं हंसो, और जोर से हंसो। एक दिन मैं तेरे को पैसा वाला बन के दिखाएगा और उसके बाद तू ही मेरे को सलाम ठोकेगा। मैं तो अब भी तुम्हें सलाम ठोकती हूँ। सलाम साहब। जब मैं पावरफुल हो जाएगा ना सरला, उसके बाद कभी कोई तेरे को नहीं छेड़ेगा। 42nd स्ट्रीट ईस्ट का जमाल हुसैन तो गुंडा है पूरा। उसके जैसे और कितने लोगों के साथ दोस्ती है तुम्हारी? जमाल हुसैन मेरा दोस्त नहीं है सर, वो तो राजकुमारी जी के पहचान के किसी शेख का दोस्त है। मैं तो उसके साथ इंडिया से कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के एक्सपोर्ट की डीलिंग कर रहा हूं बस। ओके। जमाल हुसैन जैसे कितने दूसरे सफेदपोश गुंडों के साथ डीलिंग्स हैं तुम्हारी? किसी के साथ नहीं सर। फिर झूठ बोल रहे हो तुम, और अगर यूं ही झूठ बोलते रहोगे तो अपने ही झूठ के फंदे में लटक कर तुम्हें भी वैसी ही जान देनी पड़ेगी जैसे जैसे जमाल के एक और बिजनेस पार्टनर आफ्ताब को देनी पड़ी थी। सर, लिटिल इंडिया के मालिक आफ्ताब नकवी आपके साहबजादे थे क्या? अगर वो मुझसे झूठ न बोलता रहता तो उसके लिए लेनदारों से घबराकर खुदकशी करने की नौबत नहीं आती। चुकल बेटी, खुदा के लिए सच बोलो मुझसे। सर, जमाल के अलावा चंद्रकांत, शैली और चैन, इन 3 गुंडों से मेरे बिजनेस डीलिंग्स रहे हैं सर। पर सर, मेरी भी बहुत सी देनदारी है सर। 2 भांजियों की शादी की जिम्मेदारी है मुझ पर। बेटे, उन गुंडों के साथ अपना नाता तोड़ दो और स्मृति को सब कुछ सच सच बता दो। फिर डॉक्टर बलदेव राज से पैसे लेकर विदेश में बिजनेस करने चले जाओ। वहां से कुछ बनकर लौटो। यकीन मानो वो तब तक तुम्हारा इंतजार करेगी। देखो बेटे, जो अपने से प्यार करता हो उसे निडर होकर सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वो माफ भी करता है। सर, आपकी सलाह मानकर मैं गुंडों से नाता तोड़ दूंगा सर, लेकिन डॉक्टर साहब के ये पैसे मैं हरगिज नहीं ले सकता हूं सर। खुदा हाफिज सर। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। थैंक यू। सरला, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो लोग मुझे बुलाया कैसे? मैं तो अप्लाई भी नहीं किया। हो सकता है सुंदर जी ने तुम्हारे लिए कह दिया हो। कोई अमीर आदमी किसी गरीब का सिफारिश नहीं करता है। अच्छा, जब तुम अमीर हो जाओगे तो मेरी सिफारिश नहीं करोगे? फिर लगी मजाक उड़ा। बाय।
मुझे मिस्टर सज्जाद नकवी साहब ने बुलाया है। बैठिए, अभी आ जाते हैं। थैंक यू। आप यहाँ काम करती हैं? जी। ये इंटरव्यू देने वाले बाकी लोग कहाँ हैं? जी मुझे पता नहीं। यहाँ काम करते आपको काफी अरसा हुआ? जी अभी कुछ ही महीने हुए हैं। लॉ ग्रेजुएट? जी नहीं। अच्छा अच्छा, आप मिस्टर सज्जाद नकवी का पीए है, राइट? मैं श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती हूँ। ओ, इन्वेस्टमेंट का धंधा है क्या? एमबीए कहां से किया आप? मैं सिर्फ बीए हूँ। बीए? श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट में ऑर्डिनरी ग्रेजुएट को रख लेता है क्या? ये स्केल बहुत कम हो गया इधर का। जहां तक मेरा ख्याल है अच्छा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, आपको अप्रेंटिस रख लिया होगा, ग्रेड नहीं दिया होगा। सबके सब सिर्फ एक्सप्लॉइट करना जानता है। आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं? आया क्या, बुलाया गया हूं। कल रात मिस्टर सज्जाद नकवी का चिट्ठी आया। एक बात समझ में नहीं आया, इनका नाम सज्जाद है और कंपनी का नाम श्रीनाथ। सज्जाद साहब तो ट्रस्टी हैं। कंपनी उनके दोस्त डॉक्टर बलदेव राज की है। तो बलदेव राज वो इस कंपनी का मालिक है? फिर तो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का वर्किंग कंडीशन बहुत बुरा होगा। बहुत खड़ूस आदमी है, मिला होगा तुम तो उनसे? जी हाँ, ये तो अक्सर मिलती रहती हैं उनसे। मिस्टर शरद माधव जुन्नरकर, आई प्रिज्यूम? दैट्स राइट, मिस्टर नकवी। सज्जाद नकवी। हाँ, मैं आप दोनों का तारुफ तो करा दूं। ये हैं मिस स्मृति राज, डॉक्टर बलदेव राज की बेटी। श्रीनाथ मरहूम की देवती, श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। और ये हैं शरद माधव जुन्नरकर, फर्स्ट क्लास बीकॉम, फर्स्ट क्लास एलएलबी, सीए का फाइनल इम्तिहान दे रहे हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बनाने के लिए बुलाया है हमने इनको यहाँ। अरे हाँ, तशरीफ तो रखिए। जी। सर, मैंने इनके फादर के शान के खिलाफ कुछ बोल दिया था। अब शायद ये मुझे अपना असिस्टेंट नहीं बनाना चाहे। बैठो। क्यों बेटे? अंकल आपने इन्हें चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। मुझे इन्हें रखने में कोई ऐतराज नहीं है। वैसे बाय द वे सर, आप लोगों ने ना ये पोस्ट एडवर्टाइज किया, ना मैं अप्लाई किया, फिर आप लोग मुझे सिलेक्ट कैसे किया? देखो, हमारे काम करने का तरीका जरा अलग है। हम पोस्ट कभी एडवर्टाइज नहीं करते, पूछताछ करके अपने काम का आदमी ढूंढ लेते हैं। अगर तुम चाहो तो जो कुछ तनख्वाह तुमको मिल रही है उससे 1500 रुपया माहवार हम तुम्हें ज्यादा देंगे। अगर मंजूर है तो मैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टाइप करा दूं। ठीक है सर, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर बलदेव राज से पूछ ले तो अच्छा होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ही तुम्हारा नाम सुझाया। बोलो, क्या इरादा है? ठीक है सर, आप मुझे तनख्वाह ज्यादा दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूंगा, खासतौर पर तब जब मुझे किसी का हिसाब चुकता करना है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बेटे, इन्हें ऑफिस ले जाकर सारा काम ब्रीफ कर दो। जी अच्छा। यार सज्जाद, ये जो शरद है ना, मेरे जैसा लगता है। अरे डॉक्टर बाबू, कभी कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। अगर तेरे जैसा होता तो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट में नौकरी करने को कभी राजी ही नहीं होता। कह देता कि मेरी खुददारी को उस डॉक्टर बलदेव राज का मशकूर होना मंजूर नहीं जिसने मेरे मामा की तौहीन की। वैसे मुझे सुंदर जी का असेसमेंट बिल्कुल सही लगा यार, कि शरद बस यूं ही लोअर मिडिल क्लास का एक एम्बिशियस लड़का है।
और ये तेरा जुगल क्या है जिसकी तू तारीफ करता रहता है? वो उसके मत पूछ यार, वो तो रईस तबीयत आदमी है। रईस तबीयत, जिसकी तबीयत दूसरों के पैसों पर रईसी करने को मचलती रहती है। अरे अब तो ये भी साबित हो गया है कि उसकी गुंडों से दोस्ती रही है। He is nothing but rascal. But a lovable rascal बल्देव। कमबख्त फितना भी है तो बहुत प्यारा, और भाई क्या जिगर वाला आदमी है। वैसे बल्देव 20 लाख का ऑफर ठुकरा देना कोई हंसी खेल नहीं है। इस मामले में मुझसे थोड़ी भूल हो गई। मुझे सोचना चाहिए था कि उसे मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर 1 अरब पा जाने की उम्मीद जब तक है, वो कम में सौदा नहीं करेगा। जान मेरी, अगर वो सचमुच गलत होता तो उसे तेरे 20 लाख रुपए जेब में डालकर ठाठ से यहां बने रहने में कोई परहेज होता क्या? अच्छा एक बात बता यार, अगर वो रुपए लेकर भी यहां से नहीं जाता तो क्या कर लेता उसका तू? बोल। देख बल्देव, वो गलत सोबत में जरूर रहा है, लेकिन बजाते खुद वो बुरा आदमी नहीं है यार। आजा आजा मेरी रानी बिटिया, कैसी है? खुश रहो खुश रहो। अरे सज्जाद अंकल, आपने कॉफी पी ली? मैं आपके लिए लड्डू लेकर आई। ले, कॉफी का क्या हुआ? लड्डू खाने के बाद फिर पी लेंगे। अल्लाह करे स्मृति बिटिया के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। हैं? अरे अब हमारी क्या होने लगी जी? आप तो बस स्मृति की शादी करवा दीजिए उसके मनपसंद लड़के के साथ। उसी कोशिश में तो लगा हुआ हूँ। बेटे तुझे अपना असिस्टेंट कैसा लगा? मिस्टर जुन्नरकर मेहनत और लगन से काम करते हैं, होशियार हैं। तो कुल मिलाकर ठीक ही लगा ना? हाँ पापा, ही इज गुड। मैडम, किस गधे ने यह प्रपोजल पास किया है? ये प्रपोजल मैंने खुद एक ऐसे आदमी के साथ बैठकर बनाया है मिस्टर जुन्नरकर, जिसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का बहुत अनुभव है। मैडम, प्रपोजल उसने बनाया आपके साथ, भेजा आपके जीजा जी के नाम से। मुझे यह आदमी एक इंटरनेशनल ठग मालूम होता है। क्या है मैडम कि आप बहुत सीधा है, इस धंधे में जरा शाना होना मांगता है, तभी इधर के लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब एक्सक्यूज मी, ये ऑटो पार्ट्स का प्रोजेक्ट देखिए, इसमें आपसे ज्यादा आपके जीजा जी का नफा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सज्जाद अंकल को काम की समझ नहीं है? नहीं मैडम, मैं इधर ऐसा कैसे बोला? मैं तो सिर्फ ये बोला कि उनका समझ थोड़ा आउट ऑफ डेट है। मैं कुछ कंपनी के नए पॉलिसी के बारे में अपना सजेशन लिख कर लाया था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे देखना। आप बहुत मेहनती हैं, इसलिए मैं आपकी कदर करती हूँ, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे सज्जाद अंकल को बुरा लगे। मैडम, आपको एक बात बिल्कुल साफ समझ लेने का है, मेरा जो भी लॉयल्टी है वो आपसे है, आपकी इस कंपनी से। किसी और को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका और आपके इस कंपनी का नुकसान नहीं होने का है, ये जिम्मेदारी मेरा है। तुम्हें बोला ना मेरे लिए जूस नहीं। जो चीज मैं अपने पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकता उसे ऑफिस के खर्चे पर भी खाता पीता या बरतता नहीं। जूस मैडम के लिए। जी सर। साहब के लिए चाय ले आओ। जी। थैंक यू मैडम, लेकिन चाय भी नहीं मांगता है। क्या है कि अपना हर चीज का टाइम बिल्कुल फिक्स है। रात को एक टाइम खाना बनाना, उसमें से थोड़ा बचा के नाश्ता कर लेना,
लंच, टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब आप अमीर लोगों का चोचला है। हम गरीब लोगों को ये सब कुछ शोभा नहीं देता। पापा भी 2 वक्त ही खाते हैं। अच्छी बनी है। मैं अपने लिए नपा तुला बनाता हूँ और तू रोज शाम को अगर खा लेती है। शरद, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी थाली से खाने का इरादा किया है, लेकिन तुम अपनी बॉस की थाली से खाने लगोगे तो फिर गड़बड़ होगी। सरला, मैं कभी किसी अमीर की झूठन नहीं खाऊंगा। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है